आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46. We completed all these articles. आर्टिकल 15 में क्या मेंशन है? So article 17 we completed. Article 46. Anyone have any doubt in article? किसी को भी कोई डाउट है जहां तक भी किया है? Next article is article 341. So article 341 क्या बताता है कि the president may with respect to any state, ठीक है, president may with respect to any state and where it is a state, मतलब there are some clause which is mentioned कि किसी भी मतलब पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करना कास्ट, रेस, ट्राइब, पार्ट्स ऑफ और ग्रुप्स विद इन कास्ट, रेस, ट्राइब, ये सारी चीजें जो होंगी वो बेसिकली मेंशन करना है, लेकिन नॉट इन द पर्पस ऑफ दिस. आर्टिकल 340 तक किसी को भी कोई डाउट है? आर्टिकल 338, 340, 334, 335, आर्टिकल 330, 332. एनीवन हैव एनी डाउट whatever we discussed in the articles? Let's move toward the new chapter, that is socio-economic problems. First of all, what is the meaning of socio-economic? देखिए, socio-economic problem is basically mentioned in the three part. तीन तरीके से इसको हम डिटरमाइन करते हैं, तीन चीजों को लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है इसको डिटरमाइन करने में. अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. यानी कि जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा एक्सट्रीम होगा, उतना ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स होता जाएगा, ठीक है. जितना ज्यादा इलिटरेसी होगा, उतना ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपका वर्स होगा. तो बेसिकली ये तीन तरीके से, इन तीन चीजों के इंग्रेडिएंट से बनता है आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. तो सोशियो इकोनॉमिक क्या है, इसको लिखिए पहले. व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक? राइट, write about it. What is socio-economic? So socio-economic basically it is a status. लिखिए socio-economic condition, सुना होगा आपने socio-economic condition. So socio-economic is basically status. Socio-economic is a status. Socio-economic status या फिर socio-economic is status which determine social standing or class. Social standing or class of an individual or group. Socio-economic is a status or it determines the social standing or class of an individual or group. of an individual or group. यानी किसी एक पर्सन का भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है, और दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ होल कंट्री. राइट. सो बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट यू द स्टेटस वेयर यू लाई. ठीक है, कहाँ पर आप हैं, आपका क्या पोजीशन है समाज में. क्योंकि हम इनकम के बेसिस पे स्टेटस लाते हैं, समझते हैं कि स्टेटस, अगर कोई रिच पर्सन है तो उसकी स्टेटस हाई है. तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ तीन चीजों का कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं. सो व्हाट आर दोस कॉम्बिनेशन? तो इसमें आगे लिखिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज measured as a combination of education, income and occupation. Education, income and occupation. Socio-economic is a status or it determines the social standing or class of an individual or group, and it is measured by the combination of three things, that is education, that is income and the occupation. तो सोशो इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ कि आप क्या जॉब करते हैं, आपकी बेसिकली एजुकेशन लेवल क्या है और आपका इनकम लेवल क्या है. तो इन तीन तरीके से
डिटरमाइन करते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन अगर यही चीज जो है, जैसे ही अगर आपका एजुकेशन में इलिटरेसी आ गया, देन द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्टार्टेड। ठीक है, जैसे ही आपका पॉवर्टी आ गया, यानी कि आपका इनकम लेवल इतना लो है कि यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन, then that is a socio-economic problem. When there is a lack of job in the market, the people are willing to get the job but they are not able to get the job. सिचुएशन समझिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने 12th पास कर लिया तो अनएम्प्लॉयड है, किसी ने 10th पास कर लिया तो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो पर्सन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका सब तरीके से ठीक है, he or she is willing to get the job and after that they are not able to get the job. मतलब जॉब ढूंढा जा रहा है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप अगर अनएम्प्लॉयड है, अगर इलिटरेसी ज्यादा है किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री में ये सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें पढ़ना है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिया का। तो यहाँ तक समझ आया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्लियर हो गया? क्या होता है बेसिकली एक तरीके से स्टेटस, जैसे कुछ पर्सन है, इफ द पर्सन इज इंजीनियर एंड ही और शी इज अर्निंग 50 लाख रुपीज पर ईयर, एग्जैक्टली देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी गुड, दे आर वेरी फाइन। ठीक है, मतलब अच्छा है, लेकिन वही पर्सन इज नॉट एबल टू अर्न 1000 रुपीज मंथ, देन दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो द worst part of even India. Agriculture areas में आप चेक करो, majority of the people are dependent on seasonal employment. Like एक सीजन में जॉब होता है, काम करते हैं, दूसरे सीजन में उनके पास काम नहीं, पैसा कैसे अर्न करेंगे, है ना। So loan, bank debts, all these are reason because of this, because of the unemployment. खैर वो सब चीजों को हम बाद में देखेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, अगर अभी का कुछ एम्प्लॉयमेंट और ये सब डेटा देखोगे और क्या मेजर प्रॉब्लम्स है वो भी देखेंगे। अभी आपका कोविड टाइम के बाद से थोड़ा सा पॉवर्टी रेट इंक्रीज हो गया। अर्लियर इट वाज बिलो 30%, बट नाउअडेज इट इज अप्रॉक्स 35%। लगभग 35% अभी भी पॉवर्टी है हमारे इंडिया में, और इसका मेजर रीजन है कोविड। एंड पॉवर्टी एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो दैट इज इन द रूरल एरियाज, यानी गांव के एरियाज में सबसे ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिल रहा है एज कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। पहला हो गया। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लगभग 77-78% के अराउंड लिटरेसी है ओवरऑल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल एंड मेल लिटरेसी रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, that there are around 77 to 78% literacy rate is there. So obviously 20 to 21%, 21 to 22% illiteracy rate. Clear हो गई बात? Unemployment rate जो था because of the COVID period it was increased. Earlier it was around 6 to 7%. Nowadays it is around 9.78%. So we can see it's around 10% unemployment rate is there in India. So all these are three major problems or socio-economic problems. राइट और इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लिख लेते हैं कि मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडियन इकोनॉमी में, यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बिकॉज ऑफ द सो मच, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि कंजप्शन लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आपका कंजप्शन लेवल इंक्रीज नहीं होगा। जब कंजप्शन लेवल इंक्रीज नहीं होगा तो जीडीपी में क्या शो करेंगे? कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, यही सब तो आता है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नेशनल इनकम जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। पर कैपिटा इनकम इज रिलेटेड विद पर पर्सन कितना एवरेज इनकम है, so that is also low. This is one of the major problem of this. First problem ये हो गया। सेकेंड और क्या प्रॉब्लम है? ये तीन तो बेसिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और एक आपका पॉवर्टी। These three are the major problems. उसके अलावा और भी क्या प्रॉब्लम्स है? Vast inequalities in income and wealth. Like the people are extremely poor, poverty में है या तो फिर बहुत ज्यादा रिच है। So there is wide gap between the income level, यानी कुछ लोग काफी रिच हैं और कुछ लोग काफी गरीब हैं, और ये चीज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हो गई बात? ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक predominance of agriculture. Even nowadays the people are
इवन इंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि आज भी अगर हम माने तो 60% से ज्यादा लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर इन द डिस्ड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट डज इट मीन? लाइक जहां 4 लोगों का काम है वहां 8 लोग मिलकर के वही काम को कर रहे हैं. तो ये एक्सट्रीम लेवल पे है कि आज भी सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अराउंड 60%. समझ रहे हो? बट स्टिल द डिपेंडेंसी अभी भी किस पर है? एग्रीकल्चर पे. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. समझ रहे हो ना? बातें समझ आ रही है सबको? एवरीवन क्लियर हो रहे हैं? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं बता रही हूँ बेटा? समझ आ रहा है? यस मैम. ट्रेमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर, लाइक पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टिल उस हिसाब से मतलब इंडिया में उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं है, जॉब नहीं है. तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कंट्री में पॉपुलेशन की वजह से. ठीक है, उसके बाद और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, डेफिनेटली ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. फिर आपके पास स्पेस नहीं है, बच रहा है, सारी चीजें, ये सब भी एक रीजन है. उसके अलावा मासिव अनएम्प्लॉयमेंट और बिकॉज ऑफ द कोविड इट इंक्रीज्ड इवन. ठीक है, उसके अलावा और भी प्रॉब्लम है आपका स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो कैपिटल है, मतलब बोल सकते हैं ना कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो है, ये भी एक रीजन है. उसके अलावा आपका अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपरली इंडिया में, फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स में आज भी प्रॉब्लम्स है. नो डाउट कि वो बढ़ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कंडीशंस आर इम्प्रूविंग, बट नॉट इन द सेम पेस. मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दैट इज नॉट वर्किंग. सो द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन सी. उसके अलावा आपकी प्रॉब्लम और भी है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक स्टिल द पीपल आर डिपेंडेंट. अभी भी आप गांव में चली जाइएगा, द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिमिटिव टूल. प्रिमिटिव टूल मीन्स कि लाइक हैंडी टूल्स के साथ दे आर स्टिल वर्किंग. ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से देयर इज अ लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, बट इम्प्रूवमेंट हो रहा है. ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं है. ठीक है, डिजिटल इंडिया में अब इंडिया कन्वर्ट हो रहा है, मेट्रो का काम हर जगह पे चल रहा है. तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी is developed but not equally in every region. तो यहाँ पर regional disparity is also one of the reason for the socio-economic problem. This is a part of that. Like regional differences या regional disparity क्या होता है, समझ में आता है सबको? Regional disparity क्या होता है, clear है सबको? Anyone who want to tell me what is the meaning of regional disparity? इंडिया के एग्जांपल में हर स्टेट का सेम जैसा डेवलपमेंट नहीं है. जैसे उधर के साइड जैसे मिजोरम अगरतला वगैरह के साइड देखें और अपना इधर का दिल्ली वगैरह बंगलोर का साइड देखें तो दोनों में बहुत बड़ा गैप है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो इसी को रीजनल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट. यस, एनीवन एल्स हु वांट टू टेल मी अबाउट इट? गुड पीयूष. एनीवन एल्स हु वांट टू टेल मी अबाउट इट? सी, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है अलग अलग स्टेट में और रीजन में डिफरेंसेस होना डेवलपमेंट को लेकर के. जैसे एग्जांपल में पीयूष ने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलप्ड. दैट इज ट्रू, इट इज नॉट डेवलप्ड. The lack of job is there, but still in the part of education they are basically good as comparison to so many states. They are good in the educational level, right? But why they are still at that place? The reason is the geographical nature of that area. ठीक है, तो because of this reason वहां पर डेवलपमेंट प्रॉपरली होना थोड़ा मुश्किल है. क्लियर है? तो रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि सेम पेस में डेवलपमेंट नहीं होना. जैसे बिहार, दैट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ पुअर स्टेट. ठीक है, सो रीजनल डिस्पैरिटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोल सकते हैं कि वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एंड आपका फिर predominance of agriculture or still dependent on agriculture. ठीक है,
These are the reasons for the socio-economic problems. लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सारे points. So these are the reasons for the socio-economic problems. If we are thinking about the economic issues, let's move toward the poverty. ठीक है? So 2014 का poverty रेट चार्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब लगभग इंडिया में 2005 में लगभग 41.6% जो पॉपुलेशन जो था दैट वाज बेसिकली, ऐसे क्यों दिया हुआ इन्होंने, लगभग वर्ल्ड बैंक में 33%, हाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पोवर्टी थे, पोवर्टी मतलब बिलो पोवर्टी लाइन पीपल थे, लगभग 33% जो लोग थे दैट दे वर रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी कि जितना भी आपका पूरा का पूरा ऑल ओवर, ऐसे इसमें दिया हुआ है 41.6% सिर्फ इंडिया के हिसाब से, लेकिन ग्लोबल अगर देखा जाए तो लगभग 33% लोग पूरे वर्ल्ड के गरीब में वो इंडिया में रहते थे, ठीक है, रहते थे. तो दैट वाज वेरी ओल्ड डेटा, लाइक 2005 का. 2007 में देखा गया कि लगभग 25% इंडियंस जो थे दे वर अंडर पोवर्टी, बोल सकते हैं पोवर्टी लेवल बीपीएल में थे. और अगर अभी मैं बताऊं तो इट वाज अराउंड 35%. अर्लियर दैट वाज डिक्रीज, बट अब फिर से ये इंक्रीज हो गया, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था. अगर हम बात करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट की, एक मिनट, इलिटरेसी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो इलिटरेसी अभी भी है, जो सबसे ज्यादा इलिटरेसी है दैट इज इन बिहार. क्लियर है? तो बिहार में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दीज आर द एरियाज जहां पर आपका यूपी, जहां पर इलिटरेसी सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर एरिया. सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ हाई है तो दैट इज इन केरला. अर्लियर केरला से भी ऊपर त्रिपुरा था, रिसेंट का अभी चेक करना पड़ेगा एक बार. रेट बहुत ज्यादा हाई था पहले. ड्रॉप आउट रेट का मतलब समझते हो, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद फिर छोड़ देना. सो अर्लियर द ड्रॉप आउट रेट वाज वेरी हाई. सो सब पढ़ो, सब पढ़े, सब बढ़े, एंड सो मेनी थिंग, सर्व शिक्षा अभियान, सो मेनी कैंपेनिंग वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर इलिटरेसी को कम करने के लिए. मिड डे मील इलिटरेसी के लिए आया था कि इलिटरेसी कम हो जाए, लोग कम से कम खाने के लिए पहुंचे. जब एक सर्वे हुआ रूरल एरियाज में बेसिकली, तो जब पता लगाया गया कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं पहुंचते, तो रीजन वाज पोवर्टी. रीजन वाज कि बच्चे खाने के लिए जॉब करने जाते थे, लाइक चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था आपके रूरल एरियाज में. तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए और बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए मिड डे मील को शुरू किया गया. ठीक है, इट वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन साउथ, देन आफ्टर दैट इट वाज बेसिकली स्प्रेडेड इन ऑल ओवर द इंडिया. उसके अलावा आपका इलिटरेसी, अब एक और चीज है, नेक्स्ट वन इज, अब जो इलिटरेट होते हैं वो बहुत सारी चीजों से डिप्राइव रह जाते हैं, यानी वंचित रह जाते हैं. कौन कौन सी चीजों से? अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, so he or she is never able to understand that what kind of scheme is provided by government. कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज उनको समझ नहीं आएगी, स्पोर्ट्स, गेम, मेडिकल, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें वो नहीं देख सकते हैं जो डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इलिटरेसी को रिड्यूस करना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एम था. ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. आपके फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप के लिए भी चीजें हुई हैं. ठीक है, इवन बिहार में हमारे यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है. आप लोगों को भी इसके बारे में आइडिया होगा आई गेस. सो लाइक ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली फॉर डिक्लाइनिंग, और फिर बोल सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द इलिटरेसी. उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो 2012 के अराउंड लगभग 6%, जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बट नाउअडेज इट वाज अराउंड 10% अनएम्प्लॉयमेंट. उसके अलावा अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे मैंने बताया था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. तो सीजनल unemployment where you have job for 4 months, 5 months, and after that you don't have job. Disguised unemployment means like the more people are involved in those work in which less people required. तो ये आपके हुए. फिर full employment अगर हम बोले तो like the person who is getting the full salary after 1 month. तो यहाँ पर बहुत सारे आपके टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी दिए गए हैं. ठीक है,
इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लाइक जैसे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब होता है, तो लाइक फॉर सम टाइम यू हैव रेगुलर जॉब बट आफ्टर सम टाइम यू डू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ये कब एग्जिस्ट करता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनिएगा। when there is a lack of adjustment between the demand for and supply of labor, ठीक है। यानी कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब रेज होता है कि जब एम्प्लॉयर को, यानी जो जॉब देता है, उसको ये ना पता हो कि मुझे कितने लेबर की जरूरत है और मैंने कितने लोगों को रिक्रूट कर रखा है, यानी कितने लोगों से मैं काम करवा रहा हूँ, कितने लोगों का काम है ये, ठीक है। जब सप्लाई और डिमांड ऑफ लेबर के बीच में कंफ्यूजन हो, यानी कितने लोग चाहिए और कितने कम लोगों से काम चल रहा है, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कमी है किसके अंदर, लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब जो जॉब देता है, लैक ऑफ knowledge on part of employer about the availability of workers or on part of that employment is available at particular place, यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता रिक्वायरमेंट है उस जगह पे काम के लिए और कितने लोगों को आपने हायर कर रखा है, कितने लोगों को जॉब दे रखा है, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जैसे कि और इसके बहुत सारे और भी रीजन है कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, और भी एक दो और रीजन है। एक तो लैक ऑफ नॉलेज हो गया, उसके अलावा कई बार ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, जैसे मशीनरी खराब हो गया तो लाइक 4-5 लोग काम कर रहे थे, सबको निकाल दिया, सबको हटा दिया, ठीक है। जब एक बार ठीक हो गया फिर उनको बुलाया, लाइक दिस। या फिर आपके बोल सकते हैं कि द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन लूजिंग वन जॉब एंड फाइंडिंग अनदर, यानी कि एक गैप जो कहते हैं ना कि गैप, आपको जॉब नहीं मिला और आपको फिर जॉब मिला, जो उसके बीच का गैप है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ दिया एंड आफ्टर 4 मंथ आई एम ज्वाइनिंग, तो दैट विद इन दैट 4 मंथ, 4 महीने, दैट इज पार्ट ऑफ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, like the period between losing the job and getting the new job, that is a frictional unemployment. The gap between the employer don't know that how many laborers are required at that place and how many laborers they hire, that is frictional unemployment. यहाँ तक समझ आया frictional unemployment क्या होता है, क्लियर हुआ सबको frictional unemployment, everyone, ठीक है। नेक्स्ट वन, और ये 2-3 रीजन से होता है, जैसे किसी को जॉब से निकाल दिया क्योंकि मशीन खराब है, अब उस पर्सन को दूसरा जॉब ढूंढना है, या फिर वो पर्सन जो है उसी ऑफिस में काम करेगा लेकिन 1 महीने बाद, तो ये जो टाइम गैप बीच में बन रहा है ना, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये ज्यादातर एग्रीकल्चरल एरियाज में होता है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर देखा गया है, जहां 6 महीने दे हैव वर्क एंड आफ्टर दैट दे डोंट हैव वर्क, राइट। कई बार ये चीज आपकी सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लागू होता है, जैसे आइसक्रीम, लाइक आइसक्रीम इज हाईली डिमांडेड इन समर बट दैट इज नॉट डिमांडेड इन मे बी इन विंटर, ठीक है। तो इन दैट केस द पीपल और द लेबर्स हु आर वर्किंग इन द आइसक्रीम फैक्ट्री, they are hired only in summer but not in winter, so that is also the part of the seasonal unemployment. So seasonal unemployment is basically based on the requirement or demand of that product in the market. जैसे ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, क्रैकर्स फैक्ट्री में भी ये आ सकता है, like crackers are very much demanded in Diwali, not all the season we can say, or in marriage season. तो so many people जो है उनको फैक्ट्री में सिर्फ उसी समय काम मिलता है जब बहुत ज्यादा डिमांड है, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी वर्क, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि seasonal unemployment is totally based on the demand of the product in the market, and according to that, that industry or that employer is hiring the people, agricultural or seasonal based product. Next one is the cyclical unemployment. साइकिल से बना है cyclical unemployment. So cyclical unemployment basically arises due to the cyclical fluctuation in the economy. ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेशनल फोर्स की वजह से इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं।
बिजनेस साइकिल जब कभी बहुत ज्यादा बूम स्टेज पे, तुम लोग को याद होगा 2009 का आईटी का जो बेसिकली एक्सट्रीम डाउन और द सिचुएशन जो आईटी सेक्टर का बहुत वर्स हो गया था, कुछ याद है 2009 का? आईटी सेक्टर वाज क्रैश 2009 में, इतना एक्सट्रीम मंदी आ गया था इंटरनेशनली, दैट वाज स्टार्टेड, ठीक है। उस समय आईटी का इतना डिमांड लो हो चुका था कि लोगों ने लेना बंद कर दिया था, आईटी पढ़ना बंद कर दिया था। स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग आईटी एज देयर सब्जेक्ट, जस्ट इमेजिन। तो ऐसा सिचुएशन होना, जब आपका रिसेशन आ जाए आईटी सेक्टर में, जैसे रिसेशन आया था 2009-10 में, और दैट वाज नॉट ओनली इन इंडिया, दैट वाज इन ओवरऑल वर्ल्ड। तो ये इंटरनेशनल एक तरीके का फोर्स है। जब आपके बिजनेस साइकिल में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन हुआ, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका इनकम, या तो एम्प्लॉयज, या तो जो आपके वर्कर्स या जो आपके एम्प्लॉय हैं, या तो उनकी सैलरी एक्सट्रीम कम हो जाएगी, या तो उनकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट में ही रिसेशन पीरियड आ गया, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, मार्केट में डिप्रेशन, in all these conditions, when the people are basically forced to leave the job, or either their income is very much less, that is known as cyclical unemployment, ठीक है। सो ये इसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ये ज्यादातर बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस वगैरह के डूब जाने या क्रैश हो जाने की वजह से होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीजन है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है? It may be due to lack of co-operant factors of production, change in economic structure, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक चेंज हो जाए, डीप सीटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लेबर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, शिफ्टिंग पैटर्न, तो मतलब एक तरीके से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ जाए, ठीक है, या तो फिर जो डिस्प्लेस्ड वर्कर जो है वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ब्लू कॉलर जॉब जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो मतलब ये सारे रीजन से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, यानी बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज हो गया टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जॉब चले गए लोगों के, ठीक है, जैसे ब्लू कॉलर सुना होगा, व्हाइट कॉलर लोगों को सुना होगा, क्योंकि जॉब चली गई। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी कल इंक्रीज हुआ, जॉब जो है वो क्यों चला गया? बिकॉज मशीनरी स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, so that is a part of structural unemployment, ठीक है। बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रोडक्शन फैक्टर बदल गया, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जब कंट्री मूव कर गया, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हुआ? यस मैम। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें मैंने टेक्नोलॉजिकल भी बताया है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी यही होता है कि जब नया कोई मशीन आ गया, नया कोई बेसिकली अडॉप्शन हो गया, नई मशीनरी, मॉडर्नाइजेशन आया, जिसकी वजह से मशीनरी पे और हम इतना डिपेंडेंट हो गए। एक मिनट। So the technological unemployment was raised because of the modern production process was adopted in that country, ठीक है, और नई मशीनरीज हैं, अडॉप्शन हो रहा है न्यू मशीनरीज का, इन्वेंशन जो है, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन दैट डिस्प्लेसिंग द वर्कर्स फ्रॉम देयर वर्क, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट नोन एज द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Then disguised unemployment, which I already told you, like this is disguised or the concealed unemployment, इनको